अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है और एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल है। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या है, हाइपोफाइसिस। अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये पी साइज़ का, यानी कि मटर के दाने के बराबर इसका साइज़ होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये हाइपोथैलेमस के साथ डेंगल हुआ होता है, यानी कि लटका हुआ होता है एक स्टॉक के थ्रू, और स्टॉक को कहा जाता है इनफेंडिबलम। याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ लटका होता है एक स्टॉक के थ्रू, उस स्टॉक को कहा जाता है इनफेंडिबलम। डायग्राम के अंदर देखिए, ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के नीचे ही ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये वाला जो है, ये एक स्टॉक है जिसके थ्रू हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, इसको ही कहा जाता है, ये स्टॉक क्या कहलाता है, ये होता है हमारे पास इनफेंडिबलम। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए टर्म यूज़ होती है मास्टर ग्लैंड। इसे एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जिस तरह का मैसेज जो है, अगर तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपना सिग्नल भेजेगा, तभी जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या करेंगे, अपनी हार्मोन्स को सिक्रेट करवाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी सिक्रेशन को रिलीज़ कराएंगे, जिस तरह से मैसेज जो है पिट्यूटरी ग्लैंड भेजेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है, ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, एक्सेप्ट पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है वो, पेंक्रियाज की जो सिक्रेशंस होती हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। उसके अलावा जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, ये क्या है, हमारे पास मास्टर ग्लैंड है। अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये आगे से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, या दो लोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जिन्हें कहा जाता है इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। अब ये जो इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब होते हैं, ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इनकी एनाटॉमी भी डिफरेंट होती है। उसके अलावा इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होता है, वो भी एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होता है। इंटीरियर लोब जो होता है, इसके जो ओरिजिन होता है वो होता है एक्टोडर्मल ओरिजिन, ये एक्टोडर्म से डिवेल्प होता है। जबकि पोस्टीरियर लोब का जो ओरिजिन होता है वो न्यूरल एक्टोडर्मल होता है। अगर आप डायग्राम में देखें, जो नीचे वाली डायग्राम है, इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, दिस इज़ एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। यहाँ पर ज़रा गौर करें तो आप ये देखेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इन्हें एक ही कलर से, यानी कि येलो कलर से शो किया गया है। जबकि जो इंटीरियर पिट्यूटरी का कलर है वो डिफरेंट है, वो रेड कलर का है। और यही डायग्राम हमें बहुत कुछ बता रही है इन दोनों के डिफरेंस में, इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर के दरमियान में फ़र्क को बता रही है। देखिए, इंटीरियर लोब जो है वो हमारे पास एक ग्लैंडुलर टिश्यू है। ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब ये है, ये क्या कहता है, ये ग्लैंड है और ये सिक्रेशन करवाएगा हार्मोन्स की। ये हार्मोन्स को बनाएगा भी और सिक्रीट भी करवाएगा। मैं इस पॉइंट को दोबारा बोल रही हूँ कि इंटीरियर लोब जो है वो हार्मोन्स बनाता भी है और हार्मोन्स को रिलीज़ भी करवाता है। जबकि जो ये पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब जो है वो हार्मोन्स को सिर्फ स्टोर करता है और रिलीज़ करता है, बनाता नहीं है। बनाता कौन है? बनाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन्स को बनाएगा, फिर वो क्या करेगा, उस हार्मोन्स को भेज देगा पोस्टीरियर लोब में, और पोस्टीरियर लोब जो है वो उस हार्मोन को स्टोर करेंगे और फिर जब वक्त आएगा तो वो क्या करेंगे, आगे से रिलीज़ कर देंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इंटीरियर लोब में और पोस्टीरियर लोब में। इंटीरियर लोब जो है वो हार्मोन्स बनाता भी है और रिलीज़ भी करता है, जबकि पोस्टीरियर लोब जो है वो हार्मोन्स बनाता नहीं है। वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स बनाता है उसको अपने अंदर स्टोर करता है और फिर वक्त आने पर ये क्या कर देगा, आगे रिलीज़ कर देगा। और इनका जो ओरिजिन होता है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होता है इंटीरियर लोब का और पोस्टीरियर लोब का, वो भी दोनों का एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होता है। बस ये कि फंक्शंस की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हाइपोथैलेमस का इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और किस तरह से ये इनके सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में।
देखिए ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से नीचे ही प्रेजेंट है, एक तरफ इंटीरियर पिट्यूटरी दूसरी तरफ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर दो तरह के न्यूरॉन्स नज़र आएंगे, एक ये वाला न्यूरॉन सिस्टम और दूसरा ये वाला न्यूरॉन सिस्टम, जिनकी जो साइटोन्स हैं, ये वाले साइटोन्स न्यूरॉन्स के, वो प्रेजेंट कहाँ पर हैं? वो प्रेजेंट तो हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, लेकिन उनके जो एक्सॉन्स हैं वो ट्रैवल करके कहाँ पर उनकी नर्व एंडिंग्स ख़त्म हो रही है, वो आ रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का हिस्सा और ब्रेन जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो डेफिनेटली हाइपोथैलेमस के अंदर भी क्या होंगे? न्यूरॉन्स होंगे। हाइपोथैलेमस के एक टाइप का जो न्यूरॉन है, यहाँ पर ये वाली जो टाइप है, उसके जो साइटोन्स और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो हाइपोथैलेमस के अंदर ही प्रेजेंट है। जबकि जो दूसरी हैं, दूसरी कैटेगरी अगर हम लोग देखें न्यूरॉन्स की, तो वो क्या है? उनके जो साइटोन्स है, सेल बॉडी है, वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, लेकिन उनके जो एक्सॉन्स है वो ट्रैवल करके कहाँ पर आ रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके ख़त्म हो जाते हैं। और यही वजह है कि हाइपोथैलेमस को इस डायग्राम में आप देखें, हाइपोथैलेमस को और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको एक ही कलर में शो किया गया। क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या है? ये न्यूरोनल टिश्यू है और ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से हार्मोन्स न्यूरॉन्स शुरू हो रहे हैं और वो न्यूरॉन्स जो हैं वो यहाँ पर आके ख़त्म हो रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। अब ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स, जो शुरू हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं और एंड जो हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये क्या करते हैं? ये ख़ास तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कहाँ पर आके स्टोर हो जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी आगे से इन्हें क्या करेगी? रिलीज़ करेगी। बनेंगे हार्मोन हाइपोथैलेमस के अंदर और वो अलोंग द एक्सॉन कहाँ पर आ जाएंगे? वो यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाएंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर वो आके क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ऐसे स्टोर हो जाएंगे और जब वक्त आएगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? उन्हें रिलीज़ कर देगा। तो अब याद रखिएगा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो अपने किसी भी टाइप के हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करती। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन। किसी भी टाइप के हार्मोन्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस नहीं करती, ओनली स्टोर एंड रिलीज। ये सिर्फ क्या कर देगी? या तो स्टोर करेगी और फिर उन्हें रिलीज़ कर देगी, जो कि हार्मोन्स जो हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो उन्हें पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर कर लेती है और जब वक्त आता है तो उन्हें रिलीज़ करवा देती है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो ही तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एक होते हैं एटीएच और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी को देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को प्रोड्यूस भी करती है और हार्मोन्स को रिलीज़ भी करती है, और यही एंटीरियर पिट्यूटरी ही है जिसके लिए टर्म यूज़ होती है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये दूसरे हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। लेकिन हाइपोथैलेमस का इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ये सारे का सारा पार्ट हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से दो तरह के न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, एक तो ये न्यूरॉन निकल रहे हैं जो कहाँ पर एंड हो रहे हैं? वो एंड हो रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। और दूसरे टाइप के जो हार्मोन हैं वो न्यूरॉन्स हैं, वो हमारे पास ये वाले न्यूरॉन हैं, जो कि शुरू भी हाइपोथैलेमस में हो रहे हैं और एंड भी हाइपोथैलेमस में ही हो रहे हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एंटर नहीं हो रहे। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करती है? दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। एक होते हैं हमारे पास इनहिबिटरी हार्मोन। ये जो इनहिबिटरी हार्मोन है ये क्या करते हैं? ये इंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं। जबकि रिलीजिंग हार्मोन दूसरे होते हैं आरएच, जिन्हें रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है। रिलीजिंग हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है? ये इंटीरियर पिट्यूटरी को जाके स्टिमुलेट करते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी आगे से क्या करेगी? अपनी सिक्रीशन को रिलीज़ करवाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हाइपोथैलेमस जो है वो किस तरह से इंटीरियर पिट्यूटरी तक अपने हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन को पहुंचाता है। क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि जो ये वाले न्यूरॉन्स हैं, ये वाला न्यूरॉन ये तो यहीं पर एंड हो गया है, ये तो आगे एंटीरियर पिट्यूटरी में एंड ही जा ही नहीं रहा, तो फिर ये अपने हार्मोन्स को किस तरह से हाइपोथैलेमस जो है वो किस तरह से हार्मोन्स जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाता है? तो वो पहुंचाता है थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा?
ब्लड में अपने वो उसको रिलीज़ कर देगा, हार्मोन्स को रिलीज़ कर देगा और फिर ब्लड के थ्रू जो हार्मोन्स है वो इंटीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं। एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जब ब्लड जो है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसे कहा जाता है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। और हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस अपने न्यूरॉन्स को पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ही कहाँ पर पहुँचाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी में पहुँचाता है। यहाँ से न्यूरॉन्स से जो हार्मोन्स है वो कहाँ पर आ जाएंगे, ये पोर्टल वेन के अंदर आ जाएंगे और फिर पोर्टल वेन जो है ब्लड के थ्रू क्या करेगी, उन हार्मोन्स को इंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज़ करवा देगी और इंटीरियर पिट्यूटरी उस मैसेज को पढ़ेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने नेक्स्ट हार्मोन्स को रिलीज़ करवा देंगे। तो ये इफ़ेक्ट था। हाइपोथैलेमस जो है वो उसका इफ़ेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर टोटली डिफरेंट होता है और इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर टोटली डिफरेंट होता है। इंटीरियर पिट्यूटरी में जो हाइपोथैलेमस होते हैं वो अपने हार्मोन पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचाते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या करते हैं वो डायरेक्ट ही हार्मोन्स न्यूरॉन्स के थ्रू क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स पहुंचा देते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो किसी टाइप के हार्मोन्स को बनाता नहीं है लेकिन क्या करता है, सिर्फ स्टोर और रिलीज़ करता है, जबकि इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो बनाता भी है और रिलीज़ भी करता है। यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। इंटीरियर पिट्यूटरी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। इंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। ये वर्ड कहाँ से आया है, देखिए ये वर्ड आया है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस की टर्म यूज़ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए और एडिनो एडिनो की टर्म यूज़ होती है एंटीरियर के लिए, ए से एंटीरियर, ए से एडिनो हाइपोफाइसिस। और एंटीरियर लोब को ही एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। एंटीरियर लोब जो है वो एक ग्लैंडुलर टिश्यू है। ग्लैंडुलर टिश्यू है इस वजह से ये क्या करता है, ये 7 डिफरेंट तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस भी करता है और उन्हें सिक्रीट भी करता है। और वो जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। अब मोस्टली हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करवाता है उनके लिए टर्म यूज़ होती है, उनके लिए 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, या तो उन्हें ट्रॉपिक कहा जाता है या फिर उन्हें ट्रॉपिन्स कहा जाता है। ट्रॉपिक और ट्रॉपिन्स का मतलब ये होता है स्विच ऑन कर देना। क्यों? क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं जो इंटीरियर लोब रिलीज़ करवा रहा होता है ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और उन्हें स्विच ऑन कर देते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर जाते हैं, उनको जाके स्टिमुलेट करेंगे कि वो अपनी सिक्रीशंस को रिलीज़ करवाएं। अब कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी 7 मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। सबसे पहले एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, जिसे ACTH भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिक, तो जहाँ पर भी वर्ड ट्रॉपिक आ जाए तो याद रखिएगा वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, वो रिलीज़ हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से। दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ट्रॉपिक की टर्म आ जाए तब भी याद रखना है कि वो रिलीज़ कहाँ से हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और उसके अलावा अगर स्टिमुलेट का वर्ड यूज़ हो जाए तब भी आपने याद रखना है कि वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, वो कहाँ रिलीज़ हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है। फिर आ जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पर भी टर्म यूज़ हुई है स्टिमुलेटिंग की, तो डेफिनेटली ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर आ जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। फिर आ जाता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, या फिर उसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को ही सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर आ जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का वर्ड यूज़ हो गया तो ये भी कहाँ से रिलीज़ होगा, इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा है। और फिर लास्ट में आ जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी कहाँ से रिलीज़ होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से। अब ये 7 डिफरेंट तरह के हार्मोन्स हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है और ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास जाते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट शो करते हैं। अब वन बाय वन इन सब के इफ़ेक्ट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। देखो समझो यहाँ पर इसका नाम ही जो है वो इसके बारे में बहुत कुछ बता रहा है। स्टिमुलेट का वर्ड आ गया। स्टिमुलेट का वर्ड हमें क्या बताता है कि इसको जो रिलीज़ करने वाला ग्लैंड है वो कौन है, वो है इंटीरियर लोब। अब ये इंटीरियर लोब से रिलीज़ होगा और ये एक्ट किसके ऊपर जाके करेगा, ये एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर।
इंटीरियर लोब जो है वो क्या करता है, वो एक हार्मोन को रिलीज करता है, डेट इज TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि अपनी सिक्रीशन को रिलीज करना शुरू कर दे। और थायराइड ग्लैंड जो है वो उसके रिजल्ट में क्या करता है, वो थायराइड हार्मोन्स को बनाता है। थायराइड हार्मोन 3 तरह के होते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। इस तरह से थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, जो मैसेज TSH यानी कि इंटीरियर लोब ने TSH के थ्रू थायराइड ग्लैंड को भेजा था, उसके रिजल्ट में थायराइड ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपने थायराइड हार्मोन्स को बनाता भी है और उसको रिलीज भी करता है। इसी वजह से इंटीरियर लोब को कहा जाता है, ये क्या है, ये मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि इसने दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल किया। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन था, वो था हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस ने आगे एक हार्मोन्स के ज़रिए अपनी कमांड किसको भेजी, इंटीरियर लोब को भेजी। और किसके ज़रिए भेजी, TRH यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू भेजी। और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आके एक्ट किया इंटीरियर लोब पर, और इंटीरियर लोब ने फिर आगे से रिलीज़ करवाया TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और TSH ने जाके आगे एक्ट किया थायराइड ग्लैंड के ऊपर। थायराइड ग्लैंड ने रिलीज़ करवाया T3, T4 और कैल्सिटोनिन। दूसरा हार्मोन है हमारे पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। अब वर्ड यहाँ पर आ गया है ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का वर्ड भी हमें क्या बताता है, ट्रॉपिक का वर्ड भी हमें बताता है कि इसको रिलीज करने वाला ग्लैंड कौन सा है, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर लोब से ये रिलीज होगा और कहाँ पर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसके यानी कि उसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है बाहर वाला हिस्सा और एक होता है अंदर वाला हिस्सा। जो बाहर वाला होता है उसको कहा जाता है कॉर्टेक्स और जो अंदर वाला होता है उसको कहा जाता है मेडोला। तो ये क्या करेगा, ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा, इसलिए टर्म यूज हुई कॉर्टिक। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो कि ट्रॉपिक का वर्ड बताता है कि ऐसा हार्मोन जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, वो एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले एरिया के ऊपर, तो उसे कहा जाता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब यहाँ पर देखिए ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे कहा जाता है CRH, कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। अब ये कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये एक्ट करता है इंटीरियर लोब के ऊपर। अब इंटीरियर लोब फिर एक हार्मोन रिलीज करवाता है, उसको कहा जाता है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। अब ये ACTH जो है वो मैसेज लेकर जाएगा एड्रीनल ग्लैंड के पास, और एड्रीनल ग्लैंड के भी कॉर्टिक्स वाले हिस्से में। और फिर कॉर्टिक्स वाला जो हिस्सा है वो आगे से एक हार्मोन रिलीज करेगा, डेट इज कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल को कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है, लाइफ सेविंग हार्मोन है। कॉर्टिसोल के लिए टर्म यूज़ होती है, ये क्या है, हमारे पास लाइफ सेविंग हार्मोन है। ACTH जो है वो सिंथेसाइज और सिक्रीशन जो करता है वो कॉर्टिसोल और अदर स्टेरॉयड हार्मोन की करवाता है, कहाँ से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ACTH जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा और फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो सिंथेसाइज भी करेगा और रिलीज भी करेगा किसको, कॉर्टिसोल को और दूसरे स्टेरॉयड हार्मोन को। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसको PRL भी कहा जाता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, ये मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को कंट्रोल करने की वजह से इसके लिए एक और टर्म यूज़ होते हैं, इसे कहा जाता है मेमोट्रॉपिक हार्मोन। मेमोट्रॉपिक हार्मोन इसको क्यों कहा जाता है, देखें यहाँ पर ये जो ट्रॉपिक हार्मोन है ये हमें बता रहा है, ये ट्रॉपिक हार्मोन, ट्रॉपिक वर्ड यूज़ हुआ है, ये हमें क्या बता रहा है, इसको रिलीज़ करने वाला कौन है, इंटीरियर लोब। और ये एक्ट किसके ऊपर कर रहा है, ये मेमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट कर रहा है, इसलिए टर्म यूज़ हुई मेमोट्रॉपिक। एक ऐसा हार्मोन जो रिलीज़ तो कहाँ से हो रहा है, इंटीरियर लोब से हो रहा है, और एक्ट किसके ऊपर कर रहा है, मेमरी ग्लैंड के ऊपर कर रहा है, इसीलिए वर्ड यूज़ हो गया मेमोट्रॉपिक हार्मोन। ये मेमरी ग्लैंड है, इसके ऊपर आके एक्ट करेगा, इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। वो हमारे पास कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन को ही मेमोट्रॉपिक हार्मोन भी कहा जाता है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन का एक और दूसरा काम भी होता है, वो ये होता है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को मदर के मेमरी ग्लैंड के अंदर। ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा मेमरी ग्लैंड के एल्वोलाई के ऊपर, वहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा।
ये हमारे पास एल्वोलाई हैं, यहाँ पर आके ये एक्ट करेगा और एक्ट करने के बाद क्या करेगा, मिल्क की प्रोडक्शन करवाएगा। याद रखिएगा, ये जो प्रोलैक्टिन होता है ये सिर्फ मिल्क की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाता है, ये रिलीज़ नहीं करवाता। रिलीज़ करवाने वाला हार्मोन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेट करवाता है, ये मिल्क प्रोड्यूस करवाता है, रिलीज़ नहीं करवाता। रिलीज़ कौन करवाएगा, रिलीज़ करवाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, इसी वजह से इसके लिए टर्म यूज़ होती है लैक्टोजेनिक हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो मदर के मेमरी ग्लैंड के अंदर आफ्टर बर्थ क्या करवाता है, मिल्क को प्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वर्ड आ गया स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का वर्ड हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ये इंटीरियर लोब से रिलीज़ हो रहा है। और एक्ट किसके ऊपर कर रहा है, ये एक्ट जाके करेगा मेलानोसाइट के ऊपर। एक ऐसा हार्मोन जो मेलानोसाइट के ऊपर एक्ट करता है। और मेलानोसाइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेलानोसाइट प्रेजेंट होते हैं स्किन की एपिडर्मिस के अंदर। बता देती जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि मेलानोसाइट क्या होता है, देखें यहाँ पर ये वर्ड है साइट, ब्रेक करते हैं। अगर हम लोग सिर्फ इतना देखें तो साइट का क्या मतलब होता है, सेल। और मेलानिन का वर्ड कहाँ से है, मेलानिन से। एक ऐसे सेल जो मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। मेलानिन क्या होता है, एक पिगमेंट, एक केमिकल होता है, एक पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है। और उसी की वजह से वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्किन की और हेयर्स के कलर के लिए। अभी जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा जाके मेलानोसाइट्स के ऊपर और ये आगे से रेगुलेट करवाएगा किसको, पिगमेंटेशन को। जितना ज़्यादा मेलानोसाइट जो है वो रिलीज़ होगा उतना ही मेलानिन प्रोड्यूस होगा। जितना MSH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो मेलानोसाइट के ऊपर एक्ट करेगा। मेलानोसाइट जो है वो मेलानिन को प्रोड्यूस करेगा और मेलानिन जो है वो क्या करेगा, उतनी ही स्किन की पिगमेंटेशन को यानी कि डार्कनिंग को, ये जो डार्क स्किन होती है उसके ऊपर उसको इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि उसको कंट्रोल करेगा। जिस पर्सन का जो स्किन कलर जितना ज़्यादा डार्क होता है उसके अंदर मेलानिन की जो प्रोडक्शन होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये देखिए, ये नंबर 1 स्किन है। नंबर 1 स्किन के अंदर जो मेलानिन की प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा है। और ये नंबर 2 के अंदर मेलानिन जो है वो नंबर 1 से कम प्रोड्यूस हो रहा है। और 3 के अंदर जो प्रोडक्शन है मेलानिन की वो नंबर 1 और नंबर 2 से कम है। और जबकि 4th वाली स्किन कलर को हम लोग देखें तो इसके अंदर बहुत ही कम मेलानिन की प्रोडक्शन हो रही है। जो मेलानिन की प्रोडक्शन होती है वो सनलाइट से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है। सनलाइट भी जो होता है वो मेलानिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। यही वजह होती है जब हम लोग बहुत ज़्यादा धूप में घूम फिर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा धूप में बैठ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन में मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। और मेलानिन के प्रोडक्शन की वजह से ही क्या होता है, स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन, इनका नाम ही हमें इनके बारे में बता रहे हैं। ऐसे हार्मोन्स जो कि गोनेट्स के ऊपर एक्ट करते हैं। गोनेट्स कौन से होते हैं, अगर मेल का केस होगा तो उसमें टेस्टिस होंगे, अगर फीमेल का केस होगा तो उसमें ओवरीज होंगी। गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं वो टेस्टिस या ओवरी के ऊपर इफ़ेक्ट शो करते हैं। अब जो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिन्हें FSH भी कहा जाता है और दूसरे होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिन्हें LH भी कहा जाता है। एक्चुअल में FSH और LH ये दोनों मेल और फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन्हें इनका जो नाम मिला है वो फीमेल के अकॉर्डिंग मिला है, क्योंकि इनका जो फीमेल के अंदर फंक्शन होता है वो बिल्कुल इनके नाम के अकॉर्डिंग ही होता है। सबसे पहले हम लोग फीमेल के केस को डिस्कस करते हैं। फीमेल में जो FSH होता है यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये ओवरी में फॉलिकल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। ओवरी के अंदर ये फॉलिकल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। और उसके अलावा ये जो फॉलिकल्स होते हैं फिर एक हार्मोन रिलीज़ करवाते हैं जिन्हें कहा जाता है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। यहाँ पर देखें, प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो नेक्स्ट कन्वर्ट होंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर। और जब जब ओवेरियन फॉलिकल्स मुकम्मल तौर पर मैच्योर हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। जब ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पर मैच्योर हो जाते हैं तो उनके लिए टर्म यूज़ होती है ग्राफियन फॉलिकल्स की। अब ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं, जब 14 डेज़ आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 डेज़ होता है तो उस वक्त क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स होते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स ये रप्चर होते हैं और ओवम जो होता है वो इन
ग्रेफियन फॉलिकल्स को छोड़ के फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का प्रोसेस क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पर ओवम जो होता है वो ग्रेफिन फॉलिकल से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। और जो पीछे रह जाने वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जो पीछे रह गया जिससे ओवम रिलीज हो गया, इसके लिए टर्म यूज़ होती है, इसे कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये सब कुछ मैंने आपको क्यों बताया? देखिए, जो दूसरा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इसको इसका नाम इस वजह से मिला क्योंकि ये एक्ट करता है ल्यूटियम के ऊपर, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर एक्ट करता है। LH क्या करेगा? एक तो ये स्टिमुलेट करवाएगा ओव्यूलेशन ऑफ फॉलिकल्स को 14 डेज़ पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज़ पर ये ओव्यूलेशन करवाता है। उसके अलावा ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करवाता है जिसे कहा जाता है प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ कौन करवाता है? प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ करवाने वाला जो हार्मोन होता है, सॉरी, प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस ल्यूटियम जो रिलीज़ करवाता है वो करवाता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को। और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन उसे कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट जो 9 मंथ होते हैं, अगर उसमें प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो है वो सही रहेगा तो प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहेगी, अदरवाइज़ जो होगा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज़ पर देखें तो हमें LH का जो ग्राफ होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नज़र आता है। यहाँ पर देखें, ये 14 डे है और 14 डे पर आप इसकी पीक चेक करें क्योंकि यहाँ पर LH का जो लेवल होता है, LH की जो सिक्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है 14 डेज़ पर। क्यों? क्योंकि इसने ओव्यूलेशन को इंड्यूस करवाना होता है। अगर इसका लेवल हाई होगा तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा। ओव्यूलेशन क्या होता है? जब जो ओवम होता है वो ग्रेफिन फॉलिकल्स को रप्चर करके उसमें से रिलीज़ हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर हो जाता है, तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। और जो पीछे रह जाने वाला स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर LH एक्ट करता है, इसको मेंटेन करवाता है। और इसको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज़ करवाता है। अब डिस्कस करते हैं मेल के केस को कि मेल के केस में LH और FSH जो कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH को। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं? ये मेल में सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये FSH कि उनको सर्टोली सेल्स को क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि उन्हें स्टिमुलेट करते हैं। और एज आ रिजल्ट सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो रिलीज़ करवाते हैं स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स को। सर्टोली सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करवाएंगे स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स को। और स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो आगे से रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म की मैचुरेशन के लिए। LH की बात करें तो मेल के अंदर जो LH होता है उनके लिए एक और टर्म भी यूज़ होती है जिन्हें कहा जाता है ICSH। ICCH इन्हें इसलिए वजह से कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं? ये एक्ट करते हैं इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये एक्ट करते हैं मेल के लीडिंग सेल्स के ऊपर। और लीडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं तो वहाँ से क्या करवाएंगे? लीडिंग सेल्स को जाकर स्टिमुलेट करेंगे और लीडिंग सेल जो है वो आगे से रिलीज़ करवाएंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये एक मेल का सेक्स हार्मोन होता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और उसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। अब मैं दोबारा से बता देती हूँ, मेल में क्या होगा? FSH होंगे। FSH जो हैं वो जाके एक्ट करेंगे सर्टोली सेल्स के ऊपर। सर्टोली सेल्स जो हैं वो एक फैक्टर रिलीज़ करवाएंगे जिसे कहा जाता है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। और ये जो फैक्टर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म की मैचुरेशन के लिए। दूसरा हार्मोन जो होता है LH और इसको ICSH भी कहा जाता है, यानी कि इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है, ये स्टिमुलेट करता है जाके लीडिंग सेल्स को। लीडिंग सेल्स जो है वो रिलीज़ करवाते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को।
ये मेल सेक्स हार्मोन होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी कि स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जिसके लिए एक और टर्म भी यूज़ होती है, ग्रोथ हार्मोन को ही कहा जाता है कि ये क्या है, ये स्मेटोट्रोपिन है। स्मेटोट्रोपिन यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो रिलीज़ कहाँ से हो रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा है और वो क्या कर रहा है, वो जाके हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ बोन्स को, स्किन को, मसल्स को, पूरी बॉडी की जो ग्रोथ होती है ये इसको कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट नेटल सोमैटिक ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ये बिफोर बर्थ यानी कि फेटल ग्रोथ के ऊपर GHI ग्रोथ हार्मोन का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता और ये फेटल ग्रोथ को भी स्टिमुलेट नहीं करता। ये सिर्फ क्या करेगा, ये पोस्टनेटल सोमैटिक ग्रोथ को ही कंट्रोल करेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगर ये ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाए यानी कि ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाए तो उसका बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। जो ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन होती है उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है एज के ऊपर। जो एज होगी उसमें अगर हाइपर सिक्रीशन हो रही है तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। देखें अगर तो हाइपर सिक्रीशन जो है वो एडल्टहुड में हो रही है तब डिफरेंट कंडीशन होगी, और अगर चाइल्डहुड में हो रही है यानी कि बचपन में हो रही है, बहुत ज़्यादा बचपन में हाइपर सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो तब क्या होगा, एक डिजीज़ हो जाएगी जिसे कहा जाता है जिजनाटिज़म। ये जिजनाटिज़म में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाइट जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर तो हाइट जो होती है वो वैसे नॉर्मली हाइट कितनी होती है, फीमेल्स और या मेल का केस हो तो उसमें जो नॉर्मल हाइट होती है वो 6.1 होती है। 6 या 6.1 से अगर हाइट बढ़ जाए यानी कि 7 हो जाए, 8 हो जाए या 9.1 तक हो जाए तो तब वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन होती है जिस्नाटिज़म की कंडीशन। और इसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली ग्रोथ हो रही होती है बोन्स की और बॉडी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली ग्रो कर रही होती है जिससे बहुत ही ज़्यादा हाइट जो होती है वो टॉल हो जाती है और लार्ज बॉडी साइज़ होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जिस्नाटिज़म है। इनकी जो हाइट है वो बचपन में हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई और इनकी जो हाइट थी वो 8 या 9 तक चली गई। नॉर्मल इंसान के अंदर जो हाइट होती है वो 6 होती है, 6 या 6.1, ज़्यादा जो हो जाती है 6.2 होती है। इससे ज़्यादा कोई भी इंसान जो होता है वो बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाए, 6.5 को क्रॉस करके 7 को क्रॉस कर ले, 9 तक पहुंच जाए, तो वो उसको क्या डिजीज़ हुई है, वो जिजनाटिज़म की हुई है। जिजनाटिज़म किस वजह से हो रहा है, जिजनाटिज़म हो रहा है हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन की चाइल्डहुड में। अगर एडल्टहुड में हाइपर सिक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन की तो तब एक कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है एक्रोमेगली। अब एक्रोमेगली में क्या होता है, देखिए जो हाइट बढ़ने का केस होता है ना, वो फीमेल का जो केस होता है वो 18 एज तक होता है। 18 साल जो होती है फीमेल की हाइट बढ़ती है और 21 तक, 20 तक, 21 तक मेल की हाइट बढ़ती है। उसके बाद हाइट जो होती है वो रुक जाती है। एडल्ट होल्ड में अगर हाइपर सिक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन का यानी कि 20 या 21 साल के बाद ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो तो तब क्या होगा, तब एक्रोमेगली होगी। और एक्रोमेगली में क्या होता है, हाइट नहीं बढ़ती, बॉडी का जो साइज़ होता है वो नहीं बढ़ता, हाइट जो होती है वो रुक जाती है। बस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ बोन्स या टिश्यू होते हैं, स्पेशली जो फेस, हैंड्स या फीट की बोन्स होती हैं, इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो एबनॉर्मली ग्रो कर यानी कि एबनॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी एबनॉर्मली ग्रोथ होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम में आप देखें, ये अजीब सा फेस हो जाता है। फेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, नोज़ का साइज़ बढ़ जाता है, जो जॉज होते हैं यानी कि जबड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, लिप्स जो होते हैं उनकी अजीब सी कंडीशन हो जाती है। उसके अलावा जो हैंड और फीट होते हैं यानी कि हाथ और पाँव की जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से हो जाते हैं और वो एबनॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं। और ये किस वजह से होता है, ये हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है एडल्टहुड में, यानी कि बचपन के बाद जब एडल्ट एज स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जो कंडीशन होती है वो होती है एक्रोमेगली। और अगर बचपन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है, तब उस कंडीशन को कहा जाता है जिजनाटिज़म। ये एक बहुत ज़्यादा फेमस रेसलर है, ये भी एक्रोमेगली का शिकार है। यहाँ पर देखिए आप, इसका फेस जो है कितना इनलॉर्ज है, उसके अलावा इसके हाथ जो होते हैं वो एबनॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं। ये एक्रोमेगली होती है जिसमें जो होता है क्या होता है
कि बॉडी जो होती है हाइट नहीं बढ़ती, बाकी जितना भी फेस वाला एरिया होता है, जॉस जो होते हैं, आप यहाँ पर इसके जॉस देखें, ये जॉस कितने लंबे हैं और फेस भी जो बहुत ज़्यादा लंबा है, हाथ भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और पाँव जो होते हैं उनकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्रोमेगली होते हैं, यानी कि इनके अंदर हाइपर सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होती है ग्रोथ हार्मोन की। ये तो केस हम लोगों ने देख लिया अगर हाइपर सिक्रेशन हो, यानी कि हद से ज़्यादा जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज़ हो। लेकिन अगर हाइपो सिक्रेशन हो जाए, यानी कि ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, तो तब क्या होता है, अगर हाइपो सिक्रेशन हो जाए तो उससे होती है डिवार्फिज्म, यानी कि पिट्यूटरी डिवार्फिज्म जिसे कहा जाता है। डिवार्फिज्म यानी कि बोनापन। ये किस वजह से होता है, ये हाइपो सिक्रेशन की वजह से होता है ग्रोथ हार्मोन की। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर देखिए, ये हाइपर सिक्रेशन एक मैन है और ये बहुत फेमस हॉलीवुड का एक एक्टर है, और ये इसमें क्या है, हाइपर सिक्रेशन हुई है ग्रोथ हार्मोन की, जिन्हें डिवार्फिज्म भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, इंडिविजुअल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह जाता है, और जो मसल्स और टोटल बॉडी मास होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करता है, और जो बोन्स वगैरह होती हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, वो बोने रह जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो हाइपोसिक्रेशन होती है, जो डवार्फ होते हैं, इनकी ये मेंटली रिटार्टेड नहीं होते, यानी कि ये मेंटली नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल इनका दिमाग जो होता है वो बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा होता है, बस क्या होती है, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। किस वजह से, क्योंकि इनमें ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रेशन हो जाती है, कम रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर लोब, जिसका दूसरा नाम जो है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस है। न्यूरो हाइपोफाइसिस इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये न्यूरोनल टिश्यू होता है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये किसी भी टाइप का कोई भी हार्मोन जो है उसको प्रोड्यूस नहीं करता है। ये सिर्फ क्या करता है, वो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, स्टोर करेगा और रिलीज़ करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन, यानी कि एक एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करता है। वो जाके क्या करते हैं, वो पोस्टीरियर लोब के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और जब वक्त आता है तो पोस्टीरियर लोब जो है वो उन्हें रिलीज़ कर देता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस कौन करता है, तो याद रखिएगा इन दोनों को प्रोड्यूस जो करता है वो हाइपोथैलेमस करता है, और जो रिलीज़ करता है वो रिलीज़ करता है इन्हें पोस्टीरियर लोब। अब इन दोनों के ये दोनों हार्मोन्स जो हैं इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑक्सीटोसिन को, जिसे लविंग हार्मोन भी कहा जाता है। लविंग हार्मोन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लविंग सेंस पैदा करता है। ऑक्सीटोसिन का एक और फंक्शन है, वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कंट्रक्शन को ड्यूरिंग पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के टाइम पर ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस की जो वॉल्स होती है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। इसीलिए पार्चुरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवा के। उसके अलावा क्या करता है, उसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है आफ्टर बर्थ, आफ्टर बेबी बर्थ मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से ये मिल्क की इजेक्शन को करवाता है। जैसे ही बेबी जो है वो निप्पल को सक करता है तो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ होने लग जाता है, और ऑक्सीटोसिन जब रिलीज़ होता है तो वो क्या करेगा, वो उस मेमरी ग्लैंड से मिल्क की इजेक्शन करवाएगा, यानी कि मिल्क को रिलीज़ करवाएगा। अब याद रखिएगा, मेमरी ग्लैंड के ऊपर दो तरह के हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं। एक होता है प्रोलैक्टिन जब मेमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा तो वो सिर्फ क्या करेगा, वो मिल्क को प्रोड्यूस करवाएगा, वो रिलीज़ नहीं करवाएगा। रिलीज़ करवाने वाला हार्मोन कौन सा है, रिलीज़ करवाने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मिल्क रिलीज़ करवाता है, प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क को प्रोड्यूस करवाता है। पी से याद रखिएगा, प्रोड्यूस, और पी से प्रोलैक्टिन। उसके अलावा एक और हार्मोन जो पोस्टीरियर लोब से रिलीज़ होता है, डैट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे एडीएच भी कहा जाता है। एडीएच वो हार्मोन होता है जो यूरिन को डाइल्यूट होने से रोकता है, यानी कि ये उन सिचुएशन में रिलीज़ होता है जब बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है। तो ये क्या करेगा, ये उन बॉडी ऑर्गन के पास जाएगा और उनसे क्या करवाएगा, उनसे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। सबसे पहले ये क्या करेगा, ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर न्यूरॉन वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर नेफ्रॉन वर्ड आएगा।
किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर नेफ्रॉन आ जाएगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले नेफ्रॉन के पास जाएगा और नेफ्रॉन्स की DCT और CD यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना शुरू कर देगा। वाटर रीअब्जॉर्ब होने लग जाएगा और वाटर रीअब्जॉर्ब होकर क्या हो जाएगा, दोबारा से प्लाज्मा के अंदर आने लग जाएगा और इस तरह से ये क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है और जो हमारा यूरिन होता है उसको डाइल्यूट होने से रोकता है। उसके अलावा ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देता है। ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करने की वजह से ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो दूसरा नाम है डेट इज़ वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को प्रेस कर देता है। ब्लड वेसल्स प्रेस होंगी तो उससे यानी कि उनका सरफेस एरिया जो होता है वो कम हो जाता है। जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यही पर्पज़ होता है ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो सके। उसके अलावा क्या होता है, ये एक्ट करता है स्वेट ग्लैंड के ऊपर। स्वेट ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है तो वहाँ पर भी जो स्वेटिंग होती है उसको इनहिबिट कर देता है और इस तरह से वाटर लॉस को ये क्या करता है, ये डिक्रीज़ करता है। एंड दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।